व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है वत्सल और आप देख रहे हैं वीएस टेक। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ आईफोन 11। अब ये फ़ोन मैं पिछले 10 महीने से यूज़ कर रहा हूँ अपना प्राइमरी डिवाइस की तरह, और पिछले 10 महीने में जो भी मेरा यूसेज है हर दिन इसी फ़ोन पे हुआ है। इस फ़ोन को मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। पिछले 10 महीने से मैं इसको डेली कम से कम 7 से 8 घंटे यूज़ करता हूँ। तो मेरा जो यूसेज है और जो एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मैं इस रिव्यू को डिवाइड करने वाला हूँ प्रोज और कॉन्स में। तो प्रोज में मैं बात करने वाला हूँ क्या इसकी अच्छी बातें हैं, और कॉन्स में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि क्या इसमें बुरी बातें हैं। तो बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्रोज की। तो जो पहली प्रो इस फ़ोन की है वो है इसका डिस्प्ले। तो इस फ़ोन में आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा कि बिल्कुल एडिक्वेट साइज़ है। इससे बड़े फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उनको टू हैंडेडली यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसका जो 6.1 इंचेस का डिस्प्ले है वो काफ़ी छोटा तो नहीं है, मीडियम साइज है और काफ़ी डिसेंट है यूज़ करने के लिए। सिंगल हैंडेड भी आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, और हाल ही में Realme 7 Pro लॉन्च हुआ है जिसमें आपको 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है। तो इसकी जो स्पेक्स हैं वो डेफिनेटली इतनी अप टू डेट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें डिस्प्ले है वो आपको मिलता है HD+। इसका मतलब आपको इसमें फुल HD डिस्प्ले भी नहीं मिलता है। तो फुल HD+ का डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में ना होना काफ़ी ख़राब बात है। और आप सोच रहे होंगे कि जो इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी ख़राब है, तो लेकिन मैंने इसको प्रोज में काउंट किया है, क्योंकि जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है अगर आप स्पेक शीट को साइड में रख दें तो वो काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले इसका आपको LCD मिल जाता है, इसमें एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं है और फुल HD भी नहीं है। HD IPS LCD डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। iPhone XR और iPhone 11 दोनों में ही आपको सेम डिस्प्ले मिल जाता है। तो आपने अगर iPhone XR यूज किया है या फिर किसी फ्रेंड के पास देखा है तो वही सेम डिस्प्ले आपको इसमें मिल रहा है, और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एप्पल ने ये बेस्ट LCD डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में दिया है। इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी पंची हैं, और मेरे 10 महीने की यूजेज में मुझे डिस्प्ले क्वालिटी ख़राब है ऐसी फीलिंग नहीं आई। इसमें आपको 720p डिस्प्ले मिल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन आपको YouTube पे 1080p वीडियो चलाने का भी ऑप्शन मिल जाता है और 4K वीडियो भी चलाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली जो आपका डिस्प्ले है वो तो 720p है, लेकिन आपको इतना हाई रेजोल्यूशन चलाने का ऑप्शन तो मिल रहा है, पर एक्चुअल में आपको वो क्वालिटी दिखेगी नहीं डिस्प्ले पे। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप YouTube पे 1080p पे वीडियो चला पाएंगे तो डेफिनेटली आप चला तो पाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी है उसकी वो अगेन 720p वाली ही रहेगी, तो उसमें कोई मेजर डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा। तो नॉच इसमें आपको काफी बड़ी मिल जाती है। तो आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स नॉचेस को हटा रहे हैं और उनको काफी छोटा कर रहे हैं। पंच होल डिस्प्लेज, इवन फुल स्क्रीन डिस्प्लेज भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस फोन में आपको काफी वाइड नॉच मिल जाती है। लेकिन इस बड़ी नॉच के पीछे भी एक रीजन है, इसमें आपको मिल जाता है फेस आईडी। अब फेस आईडी के लिए आपको डेडिकेटेड IR लाइट सेंसर मिल जाता है, डेडिकेटेड IR कैमरा मिल जाता है। तो उससे जो आपकी फोन की सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और एप्पल की फेस आईडी काफी ज्यादा सिक्योर और फास्ट है। किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आपकी एक काम करती है, और ये 100% काम करती है, कभी भी मिस नहीं होती है। फिलहाल आपको मास्क पहनने पड़ रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो उसमें डेफिनेटली ये फेल हो जाती है और आपको अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी फास्ट काम करती है और काफ़ी रिलायबल भी है। अब बात करें इसकी दूसरी प्रो की, तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। और इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इस फ़ोन के आगे और पीछे दोनों ही साइड आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और जो उसका फ्रेम है वो भी आपका मेटल का बना है। तो एप्पल ने इसमें 7000 सीरीज एल्यूमिनियम का यूज़ किया है, और डेफिनेटली इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है। इस फ़ोन को हाथ में लेने के बाद ही आपको काफ़ी स्टर्डीनेस इसमें फील होती है, और काफ़ी प्रीमियम फीलिंग ये आपको देता है। अब बात करें इसकी स्टर्डीनेस की, तो मैंने इसका गलती से ही ड्रॉप टेस्ट कर लिया था। तो मैं अपनी क्लास में था और उसमें पोडियम पे ये फ़ोन रखा हुआ था। पोडियम की हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट होगी, और वहां से ये फ़ोन ड्रॉप हुआ विदाउट एनी कवर। इस पर टेम्पर्ड ग्लास नॉर्मल वाला अप्लाइड था, और जो इसका ड्रॉप इम्पैक्ट आया वो सीधा बॉटम पे आया, और फ़ोन पे सिर्फ 2 स्क्रैचेस आए, और कोई भी इस पर डेंट और डैमेज नहीं आया। स्क्रीन भी इसकी इंटैक्ट थी, और जो स्क्रीन गार्ड था वो भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, और इसके गिरने से क्लास में इतनी तेज साउंड हुई थी कि जैसे कोई ईंट गिर गई हो नीचे। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इससे प्रूव होती है कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और स्टडी बिल्ड इसमें आपको मिल जाती है। इस फ़ोन में आपको IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और इस फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। तो डेफिनेटली आपको सारी प्रीमियम फीचर्स इस फ़ोन में मिल रहे हैं। अब बात करें इसकी वाटर रेजिस्टेंस की, तो इसका भी मैंने टेस्ट गलती से ही कर लिया था। ये फ़ोन मेरा गंदा हो गया था और मैंने इसको डायरेक्टली टैप वाटर के नीचे वॉश कर लिया था। उस समय वॉश करते ही इसका जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है उससे आवाज़ आनी काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन 2 मिनट ड्राई करने के बाद मैंने फिर से यूज़ किया तो उसके बाद ये फ़ोन ठीक हो गया था। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये वाटर रेजिस्टेंट तो है, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है। तो आप इंटेंशनली इसको पानी के नीचे ना ही ले जाएं तो अच्छा रहेगा। अब बात करें इसके नेक्स्ट प्रो की, तो वो है इसका कैमरा।
और ट्रस्ट कीजिए इसका जो कैमरा है वो बेस्ट इन क्लास है। इसमें आपको सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, कोई इसमें क्वाड कैमरा सेटअप नहीं मिलता है, कोई मैक्रो लेंस नहीं है, कोई डेप्थ सेंसर नहीं है। सिर्फ आपको दो कैमरे मिलते हैं, एक मेन कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा। मेन कैमरे का जो रेजोल्यूशन है वो है 12 मेगापिक्सल्स और उसका अपर्चर है f1.8। बात करें दूसरे कैमरे की तो वो आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा और उसका भी रेजोल्यूशन आपको 12 मेगापिक्सल ही मिल जाता है। तो दोनों ही कैमरे आपके 12 मेगापिक्सल के हैं और इवन जो आपका फ्रंट कैमरा है वो भी आपका 12 मेगापिक्सल का ही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कुछ कैमरा सैंपल्स। दोस्तों हम बात करें इसकी इमेज क्वालिटी की तो ये जो सैंपल शॉट है ये मैंने इसके मेन कैमरा से लिया है और ये लैंडस्केप शॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। इसमें जो डिटेल्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं और जो डायनामिक रेंज है, जो स्काई है, उसका कलर भी आपको इसमें मेंटेन मिल जाता है। बात करें कुछ और सैंपल शॉट्स की तो ये भी आपको काफ़ी डिटेल्ड और क्रिस्प देखने को मिल जाते हैं और जो डायनामिक रेंज है वो तो उसकी स्पेशलिटी है। जो स्काईज हैं वो बिल्कुल आपको ब्लू कलर की और जो हाईलाइट्स हैं वो भी आपको मेंटेन मिल जाती हैं। f1.8 की वजह से जो उसका बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और ये सब शॉट्स मैंने नॉर्मल मोड में लिए हैं और इनमें जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो डेलाइट में आपको कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। अब ये कुछ सैंपल्स हैं इसके अल्ट्रा वाइड लेंस से और इसमें स्पेशलिटी ये है कि जो इसका मेन लेंस है और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है दोनों में ही कलर्स मेंटेन रहते हैं। मतलब बाकी फ़ोन्स में क्या होता है, जो अल्ट्रा वाइड लेंस के कलर्स होते हैं वो काफ़ी फेडेड हो जाते हैं और बिल्कुल चेंज हो जाते हैं मेन कैमरे के कंपैरिजन में, लेकिन इस फ़ोन में आपको दोनों ही लेंसेज पे कलर्स मेंटेन मिल जाते हैं और जो प्रोसेसिंग है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ की हुई है एप्पल ने। अब बात करें पोर्ट्रेट्स की तो एप्पल ने अपनी कैमरा ऐप में काफ़ी सारे लाइटिंग इफेक्ट्स इसमें प्रोवाइड किए हैं। स्टूडियो लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग जैसे आपको इफेक्ट्स इसमें मिल जाते हैं और ट्रस्ट कीजिए जो मैं आपको सैम्पल्स दिखा रहा हूँ वो इसी फ़ोन से खींचे गए हैं और ये बिल्कुल मास्टरपीस शॉट्स आए हैं। मतलब ऐसी क्वालिटी स्मार्टफोन पे मिलना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ये जो ब्लैक बैकग्राउंड इसमें हो रहा है ये सब स्टूडियो लाइटिंग है। तो इस फ़ोन में आपको हाईएस्ट क्वालिटी का कैमरा मिल जाता है और जो कि काफ़ी वर्सेटाइल भी है। तो आप जैसी चाहें इससे वैसी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप इसको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। अब बात करें इसके लो लाइट शॉट्स की तो ये मैंने इसके नाइट मोड से खींची है और जो पिक्चर की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। ये है इसकी विदाउट नाइट मोड और ये है इसकी विद नाइट मोड। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाइट मोड से ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। जो डिटेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं और जो नॉइस लेवल्स हैं वो इतने कम हैं। तो डेफिनेटली आपको जो इसकी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है डे लाइटिंग, लो लाइटिंग और आर्टिफिशियल लाइटिंग में सब में आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ये है इसका एक अल्ट्रा वाइड लेंस से लो लाइट शॉट। अल्ट्रा वाइड लेंस में आपको नाइट मोड देखने को इस फ़ोन में नहीं मिलता है, फिर भी इसकी क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिल जाती है। अब बात करें वीडियो की तो जो इसकी वीडियो क्वालिटी है वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बेस्ट वीडियो क्वालिटी आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। मतलब मैंने अपने चैनल की पिछली 21 वीडियोस इसी iPhone 11 के कैमरे से शूट की हैं, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं उसकी क्वालिटी। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने अगेन सारी वीडियोस इसी कैमरा से बनाई हैं और इवन ये वीडियो भी मैं iPhone 11 से ही शूट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। इसमें थोड़ी सी मैंने एडिटिंग की है तो ये आपको बिल्कुल रॉ फुटेज तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बात करें इसके सेल्फी कैमरा की तो उसके भी मैं आपको सैम्पल्स दिखा देता हूँ। सेल्फी कैमरा भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जो इसकी डिटेल्स हैं और जो डायनामिक रेंज है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और मैंने रिसेंटली OnePlus बर्ड्स की वीडियो अपलोड की है जो कि मैंने iPhone 11 के ही फ्रंट कैमरा से शूट की है, तो उसकी भी आप वीडियो क्वालिटी जाके चेक कर सकते हैं। कार्ड आपको अभी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट प्रो की, तो वो है इसका सॉफ्टवेयर। तो मैं अब डेफिनेटली एंड्रॉइड वर्सेस iOS में नहीं जाने वाला हूँ, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैंने इस फ़ोन से पहले अभी तक एंड्रॉइड ही यूज़ किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही है कि कस्टमाइजेबल और इजी टू यूज़ इंटरफेस मिल जाता है, लेकिन iOS एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अब इसकी जो स्टेबिलिटी मिलती है वो आपकी नेक्स्ट लेवल है। iOS आपको मोस्ट स्टेबल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मतलब आपकी सारी ट्रांजिशंस इतनी स्मूथ, ऐप लोडिंग टाइम्स इतने अच्छे और मेमोरी मैनेजमेंट तो इसका किलर है। मतलब मैं अपने फ़ोन में PUBG अगर सुबह खोलता हूँ तो वो शाम तक मेमोरी में रहता है और डेफिनेटली इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको सिर्फ 4 GB रैम मिल जाती है, लेकिन फिर भी इसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी बढ़िया है और जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो PUBG बैन हो गया है, लेकिन PUBG के लिए ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। सारे ही कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स आईफोन्स पे ही खेलते थे, क्योंकि आपको इसमें मिल जाती है एप्पल की खुद की A13 बायोनिक चिप। अब ये जो चिपसेट है एप्पल ने खुद ही बनाई है और अपने सॉफ्टवेयर के साथ इन्होंने इतना बढ़िया इसको ऑप्टिमाइज किया है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी एंड्रॉइड फ्लैगशिप से बढ़िया है और आप सैमसंग के एक्जीनोस को तो पीछे ही छोड़ दीजिए। आइसिंग ऑन द केक ये है कि आपको एप्पल हर फोन पे 5 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करता है। तो आप अगर कोई आईफोन ले लेते हैं तो उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा है कि आपको उसको
खुद ही अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको यूज करते करते बोर हो जाएंगे। आपको उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल ने अनाउंस कर दिया है iOS 14 और iPhone SE फर्स्ट जनरेशन जो कि आपका मार्च 2016 में लॉन्च हुआ था, उस पर भी आपको iOS 14 का अपडेट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स तक का आपको उसमें सपोर्ट मिल रहा है, और क्या पता कि आपको उसमें iOS 15 भी देखने को मिल जाए। तो डेफिनेटली इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलते हैं, और जो इसकी लाइफ और सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी नेक्स्ट प्रो की, तो वो है इसके स्पीकर्स। इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। मेन तो आपका स्पीकर बॉटम पे ही मिल जाता है, लेकिन जो इसका ईयर पीस है वो भी आपका स्पीकर की तरह काम करता है, और इसकी जो क्वालिटी है वो अगेन बेस्ट इन क्लास है। मेरे पास OnePlus 7 है जिसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, और उसके मुकाबले इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ देखने को मिल जाती है साउंड में। सो डेफिनेटली जो इसके स्पीकर्स हैं वो बेस्ट इन क्लास हैं। हाँ, आपको ROG फोन 2 या 3 में इससे लाउड स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, पर वो डेडिकेटेड डुअल स्पीकर सिस्टम है। इसमें आपको जो डुअल स्पीकर मिल रहा है वो ईयर पीस के थ्रू मिल रहा है, तो स्पीकर के मामले में भी ये फोन काफी अच्छा है। बात करें इसकी कॉल क्वालिटी की, तो अगेन आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। कॉल क्वालिटी भी इस फोन पे काफी अच्छी है। मैंने एयरटेल और जियो दोनों पे ही इसको यूज किया है। इस फोन में आपको हैप्टिक टच भी मिल जाता है, तो एप्पल ने 3D टच को रिमूव करके हैप्टिक टच लाया है। इसके जो हैप्टिक्स हैं और जो वाइब्रेशन मोटर है वो भी बेस्ट इन क्लास है। मतलब इसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो आपको किसी भी एंड्रॉइड फोन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लाइक आप किसी भी आइकन को होल्ड करते हैं, या फिर टॉर्च को इनेबल करना है, इवन कैमरा को ओपन करना है लॉक स्क्रीन से, वो भी आपका इतना बढ़िया फीडबैक देता है वाइब्रेशन के थ्रू, जो कि आपको काफी प्लेजर फील होता है इस फोन को यूज करने में। और एप्पल के खुद के कीबोर्ड पे हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जीबोर्ड को इंस्टॉल करके डेफिनेटली उस पर हैप्टिक फीडबैक अनेबल कर सकते हैं, और जो आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। मतलब इसका जो हैप्टिक फीडबैक मोटर है वो इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है कि आपको पूरा ही फ़ोन को यूज़ करने में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं भी स्पेक शीट पे मेंशन नहीं मिलती हैं, ये आपको यूज़ करने के बाद ही पता चलती है। तो मेरे पिछले 10 महीने की यूसेज में मैंने इसकी जो हैप्टिक फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय की है। तो ये सब थी इसकी प्रोज। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉन्स की। बात करें पहली कमी की, तो वो है इसका अगेन डिस्प्ले अगर आपको इसमें फुल HD मिल जाता, जो कि डेफिनेटली मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपको 10,000 रुपए के Redmi 9 Prime में भी फुल HD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको HD प्लस डिस्प्ले ही मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं होगा कि इसका जो डिस्प्ले है वो 720p का है और जो इसकी क्वालिटी है वो ख़राब है। लेकिन अगर ये फुल HD भी होता तो इसकी जो क्वालिटी थी वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती थी। दूसरी इसमें जो कॉन आपको मिलती है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड। तो इसमें आपको एप्पल ने 18 वॉट का सपोर्ट तो दिया है, लेकिन इसके डब्बे में आपको 5 वॉट का चार्जर मिलता है। अब iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max पे आपको 18 वॉट का चार्जर इन बॉक्स मिल जाता है, लेकिन इस फ़ोन में नहीं मिलता है। तो आपको अलग से 18 वॉट का चार्जर प्लस Type-C टू लाइटनिंग केबल बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि एप्पल यूज़ करता है पावर डिलीवरी फास्ट चार्जिंग के लिए, जो कि आपका सिर्फ Type-C पे ही सपोर्ट होता है। तो उसकी कॉस्ट लगभग आपकी 4 से 4,500 रुपये बैठ जाती है। तो इतना तो महंगा फ़ोन पहले ही है, उसमें भी आपको फास्ट चार्जर खरीदने के लिए 4 से 4,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेटेस्ट रूमर्स ये हैं कि एप्पल iPhone 12 में से अडेप्टर और केबल को ही रिमूव कर रहा है और सिर्फ आपको फ़ोन डब्बे में देखने को मिलेगा, और उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी फाइनल कॉस्ट में से लेस हो जाएगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा मूव है, क्योंकि आपको फास्ट चार्जर तो वैसे भी खरीदना पड़ता ही है, आपको अगर 5 वॉट का चार्जर मिल रहा है तो। तीसरी कॉन इसमें जो मिल जाती है वो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसमें आपकी जो बेस वेरिएंट है उसमें मिलती है 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और वही वेरिएंट मेरे पास है। अब मेरा जो यूसेज है वो इतना हैवी नहीं है स्टोरेज के मामले में, मतलब मैं इतनी ज़्यादा मूवीज़ और वीडियोस अपने फ़ोन में स्टोर नहीं करता हूँ, सिर्फ सिलेक्टेड एप्लीकेशंस और थोड़ी बहुत इमेजेस ही मेरे फ़ोन में रहती हैं। तो मेरे लिए तो ये सफिशिएंट थी, लेकिन आज के ज़माने में एक जनरल यूज़र के लिए भी 64 GB इनफ नहीं होती है, तो 120 GB तो मिनिमम ही चाहिए होती है। और उसका जो प्राइस गैप है वो है सीधा 5,300 रुपये का। आपको 64 GB पहले मिलता था 65,000 का जब ये लॉन्च हुआ था, उसके बाद GST हाइक के बाद आपको वो मिलने लग गया है 68,300 का। तो आपको इसमें भी अगर 128 GB की स्टोरेज चाहिए तो आपको 73,500 के आसपास खर्च करने पड़ेंगे, जो कि सिर्फ एक स्टोरेज अपग्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा है। बात करें इसकी नेक्स्ट कॉन की, तो वो है इसकी बैटरी लाइफ। अब यहाँ पे मुझे गलत मत लीजिएगा, इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको 3110 mAh की बैटरी मिलती है, जो डेफिनेटली आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी कम है। मतलब आपको ऑलमोस्ट हर फोन में 4,000, 4,500, 5,000 और इवन सैमसंग गैलेक्सी M51 लॉन्च होने वाला है 10 सितंबर को, उसमें आपको 7,000 mAh की बैटरी मिलने वाली है।
तो इस फ़ोन में आपको सिर्फ 3310 की मिलती है, लेकिन अगेन जो इसमें चिपसेट है वो भी एप्पल की है, वो भी काफ़ी पावर एफिशिएंट है, और जो उसका सॉफ्टवेयर है वो भी एप्पल का है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो उसकी वजह से इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर भी मुझे इस फ़ोन को दिन में कम से कम 2 बार चार्ज करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा जो यूसेज है वो काफ़ी हैवी था। मतलब मैं अगर पबजी के भी इस पे 4 से 5 मैच खेल लेता हूँ तो उसकी बैटरी डायरेक्टली 80 से आपकी 30% पे आ जाएगी। तो आप अगर गेमिंग नहीं करते हैं, और अब डेफिनेटली कर भी नहीं पाएंगे, मतलब पबजी तो आप खेल ही नहीं पाएंगे, तो नॉर्मल यूसेज में एक दिन ये आराम से आपका बैटरी बैकअप दे देगा। तो डेफिनेटली इसकी जो बैटरी है वो स्टेलर नहीं है, लेकिन फिर भी और इम्प्रूव हो सकती थी अगर इसमें आपको 4000 या फिर 3500 mAh की बैटरी भी मिलती। बात करें इसकी नेक्स्ट कॉम की, तो वो है इसका वेट। डेफिनेटली ये आपका फोन काफी हैवी फील होता है हाथ में। इसका जो वेट है वो अराउंड 200 ग्राम्स है, और आईफोन पे आप कवर तो लगाएंगे ही, तो कवर लगाने के बाद ये और भी ज्यादा हैवी हो जाता है। तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आपका फोन जो है वो काफी प्रीमियम और स्टर्डी फील होता है, लेकिन बुरी बात यह है कि अगेन पॉकेट में काफी हैवी वे करता है। नेक्स्ट कॉन की बात करें तो आपको इसमें सिर्फ सिंगल सिम स्लॉट मिल जाता है। स्लॉट इसमें सिंगल सिम है, लेकिन ये फोन डुअल सिम है, मतलब आपको इसमें ई सिम का सपोर्ट मिलता है। तो मैं इसको डुअल सिम की तरह यूज कर रहा हूँ। एयरटेल मैंने अपना ई सिम में कन्वर्ट करवा लिया था, और जियो मेरा फिजिकल सिम इसमें पड़ा है। इसमें आपको कोई भी मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है। अब मैंने इस फोन में एक चीज नोटिस की है, जैसे कि मैंने इस फोन में डुअल सिम यूज किए हैं, तो मैं अगर इसमें डेटा यूज करता था एयरटेल का, तो आपको जियो के नेटवर्क इसमें नहीं मिलते थे। अगर मैं जियो का डेटा यूज कर रहा हूँ तो आपको दोनों ही सिम के नेटवर्क मिल जाएंगे, क्योंकि आपका जो जियो है उसको वोल्टी चाहिए होता है। तो आपको इस फोन में डुअल सिम वोल्टी का सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे फोन में ये वर्क नहीं कर रहा था। मतलब वर्क कर रहा था, लेकिन उसके लिए आपको जियो का डेटा यूज करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे सिम का डेटा यूज करना चाह रहे हैं तो जियो के नेटवर्क डिसअपियर हो जाएंगे। बात करें इसकी लास्ट कॉन की, तो वो है अगेन इसकी नॉच। नॉच आपको काफी ज्यादा वाइड देखने को मिल जाती है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो उसका स्पेस है वो वेस्ट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको फेस आईडी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छे से वर्क करती है। और लेटेस्ट रूमर्स ये हैं कि एप्पल आईफोन 12 में जो नॉच का साइज है वो कम करने वाला है, और उसमें भी आपको फेस आईडी का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ अगर आईफोन 11 पे हो गई होती तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा रहता। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो लेटेस्ट जो इसका प्राइस है वो आपका चल रहा है अराउंड 63,000। मतलब काफ़ी सारे डील्स और सेल डेज पे इसका जो प्राइस है वो कम भी हो जाता है। अभी रिसेंटली इसका जो अमेजोन पे प्राइस था वो 60,000 हो गया था, तो आप डेफिनेटली इसको 60,000 के अराउंड खरीद सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट डील का वेट करना होगा। इसका जो प्राइस है वो डेली फ्लक्चुएट होता रहता है, ये अराउंड 62 to 65,000 वेरी करता है। तो डेफिनेटली इस फोन का जो प्राइस है वो थोड़ा हायर साइड पे तो है, लेकिन फिर भी ये आईफोन है। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो अगर आपको आईफोन लेना है तो आप डेफिनेटली आईफोन 11 को ले सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड साइड ऑफ थिंग्स पे भी जा सकते हैं तो आपको डेफिनेटली एंड्रॉयड में काफ़ी सारे ऑप्शंस इससे चीपर रेट पे मिल जाते हैं। इवन आपको हाफ रेट पर भी काफ़ी अच्छे एंड्रॉयड फोन्स मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो आईफोन 11 है इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपको इसमें बेस्ट क्लास परफॉर्मेंस, बेस्ट क्लास कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, और ये किसी भी गेमिंग फोन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा आपका। इस फोन के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप अगर इस फोन को लेना चाह रहे हैं तो मेरे लिंक्स के थ्रू आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।